हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने उपेंद्र सिंह में जो जैना टेक्स्ट थे, जो जैना लिटरेचर था, उसका टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर से हम लोग बात स्टार्ट करते हैं अपनी संगम लिटरेचर एंड लेटर तमिल वर्क्स। जैसा कि आप जानते हो, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे वो जनरली, या फिर आप जैना टेक्स्ट भी कह लो, वो जनरली एसोसिएटेड होते हैं नॉर्थ इंडिया के साथ। अगर हम बात करें सर्दर्न इंडिया के अंदर जो लिटरेचर्स या कंपाइलेशंस या जो टेक्स्ट हमारे पास इतिहास से रिलेटेड जुड़े होते हैं, जो हमें देखने को, पढ़ने को, जानने को मिलते हैं इतिहास के पन्नों में, उनमें सबसे फेमस है, मैं ये तो नहीं कहूँगा सिर्फ यही है, लेकिन वन ऑफ द फेमस जो टेक्स्ट है डैट इज संगम लिटरेचर। अब संगम दोस्तों क्या है, सबसे पहले इस वर्ड को डिकोड करते हैं। संगम ना एक प्रकार की महफिल है लोगों की, यानी कि यहाँ पर बड़े सारे जो लोग हैं, अगर किसी एक महफिल में बैठे हुए हैं तो आप उस महफिल को जो है कह सकते हो संगम। तो दक्षिण भारत में लोग इतिहास में ऐसी महफिलों में क्यों बैठते थे, जहाँ से ये नाम आ गया संगम। एक्चुअली तमिल भाषा के अंदर ऐसे कुछ लोगों ने कुछ टेक्स्ट को कंपाइल करा। सिमिलरली उसी प्रकार से जिस प्रकार से बुद्धिस्ट मंक्स एंड नन्स एज वेल एज जैना मंक्स एंड नन्स ने, जब बुद्धिस्ट काउंसिल्स और जैना काउंसिल्स का गठन हुआ था, तब गौतम बुद्धा जी की बातों को बुद्धिस्ट काउंसिल्स के अंदर और वर्धमान महावीरा जी की बातों को, ऋषभ देव जी की बातों को कंपाइल करा गया था जैना काउंसिल्स के अंदर। तो जब वो टेक्स्ट लिखने का काम और कंपाइलेशंस का काम चला था, तो वो जो काउंसिल्स होती हैं वो भी एक प्रकार की महफिल थी। हम यहाँ पर साउथ इंडिया के अंदर कोई काउंसिल के बारे में जिक्र नहीं करते हैं, मतलब काउंसिल आप कह सकते हो उसको, लेकिन जो यहाँ पर जो एक स्पेसिफिक टर्म यूज होती है व्हेन वी टॉक अबाउट दक्षिण भारत के, सदर्न इंडिया के टेक्स्ट एंड लिटरेचर, जो कि कंपाइल्ड फॉर्मेट के अंदर या फिर कंपाइल करे गए बेसिकली एक फॉर्मेट के अंदर, जो कि अलग अलग टाइम पर ये काउंसिल्स का गठन हुआ, उसके लिए एक नाम देते हैं हम संगम। और इसके अंदर जो टेक्स्ट जो कंपाइल करे गए, जर्नली वो आपको देखने को मिलते हैं किस फॉर्मेट के अंदर, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो वो पोएम्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ये यहाँ की स्पेशलिटी है, यानी कि संगम लिटरेचर की स्पेशलिटी ये है कि आपको यहाँ पर जो भी टेक्स्ट जो देखने को मिलेंगे, अगर आप बात करते हो कि संगम लिटरेचर के अंदर है क्या, तो संगम लिटरेचर के अंदर बड़े सारे वर्क्स हैं, टेक्स्ट हैं, लिटरेचर गिवन है, लेकिन उनका फॉर्मेट है वो कविताओं की फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी दोस्तों बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में, जैना लिटरेचर के बारे में, बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में, जैना काउंसिल्स के बारे में, तो हमने ये पढ़ा था कि अलग अलग ज़माने के अंदर किसी एक राजा, मर्चेंट्स, गोल्ड स्मिथ, ट्रेडर्स, कोई भी ऐसे जो उस ज़माने के अपने अपने ज़माने के इतिहास के अंदर जो दिग्गज लोग होते थे, वो सपोर्ट करते थे इन काउंसिल्स को, राइट। लेकिन उन काउंसिल्स का ड्यूरेशन कितना रहता था, जैसा हमने पढ़ा था, वो कंपाइलेशन हो जाती थी गौतम बुद्धा जी की टीचिंग्स की, वर्धमान महावीरा जी की टीचिंग्स की 50 साल के अंदर, 75 साल के अंदर, 100 साल के अंदर, फिर थोड़ा सा गैप आता था, फिर एक काउंसिल का गठन हुआ। यही एक छोटा सा टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है कि मतलब एक जनरेशन जो थी बुद्धिस्ट मंक्स एंड नन्स की एज वेल एज जैना मंक्स एंड नन्स की, उनके कार्यकाल के अंदर वो कंपाइलेशन का काम जो था वो हो जाता था। फिर कुछ वैल्यू एडिशन करनी पड़ती थी, तो एक सेंचुरी के लगभग 1 से 1.5 सेंचुरी के गैप के बाद, यानी कि 100 से 150 साल के गैप के बाद, फिर से एक काउंसिल हमें गठित होती हुई दिखती थी। संगम लिटरेचर के बारे में ऐसे आश्चर्यजनक मैं आपको फैक्ट बताऊंगा कि आप इनकी ड्यूरेशन जो थी ना कंपाइलेशन की, उसको सुनकर हैरान हो जाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक चीज़ों के बारे में। देखो, जो लैंड ऑफ तमिलियंस है, दक्षिण भारत का जो पूरा का पूरा इलाका है, पर्टिकुलरली तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के अंदर
जो तमिल भाषा है उसकी एक बहुत ही लॉन्ग और रिच हिस्ट्री रही है, ऐसा राइटर का कहना है। तमिल भाषा के अंदर जो अर्लीस्ट लिटरेचर, इतिहास के पन्नों से जुड़ा हुआ जो आपको देखने को मिलता है, तो वो एक कॉर्पस है। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है। कुछ बुक्स आगे चलकर भी लिखी गई पर्टिकुलर, जिसको आप एक नाम दे सकते हो, लेकिन यहां पर भी जैसा हमने बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट के बारे में बात करी थी, ये एक प्रॉपर पर्टिकुलर तरीके से आपको एक कैटेगरी यहां पर देखने को मिलती है। वो ग्रुप ऑफ टेक्स्ट है जिस तमिल भाषा को आप आज जानते हो, आज सुनते हो, आज समझते हो, आज पढ़ सकते हो। वो तमिल भाषा और उस जमाने की तमिल भाषा में थोड़ा सा लिखावट में अंतर था। जैसे हम कहते हैं ना, जब हम बात करते हैं रामायण की और महाभारत की नॉर्थ इंडिया के अंदर, या फिर हम बात करते हैं वेदास की, तो हम कहते हैं कि जो पुरानी संस्कृत थी वो अलग थी आज की संस्कृत से, और हम उसको नाम देते हैं वैदिक संस्कृत। राइट? वैदिक संस्कृत जो आज के समय में जो संस्कृत हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उससे काफ़ी अलग थी। सिमिलरली आज के ज़माने में, कंटेम्प्रेरी टाइम में, जो तमिल लैंग्वेज, जिस तमिल लैंग्वेज से आप फेमिलियर हो, वो काफ़ी अलग थी एज कंपेयर टू द ओल्ड तमिल लैंग्वेज जो कि यूज़ करी गई थी इन ग्रुप ऑफ टेक्स्ट को लिखने के लिए। और कलेक्टिवली उन सारे के सारे तमिल टेक्स्ट को, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़े हुए हैं और जिनका जो महत्व है या जो ओरिजिन है वो दक्षिण भारत माना जाता है, ऐसे ओल्ड तमिल लिटरेचर के टेक्स्ट को हम कहते हैं संगम लिटरेचर। ठीक है? अ ट्रेडिशन रिकॉर्डेड इन द पोस्ट 7th सेंचुरी वर्क्स। अब संगम लिटरेचर की एग्जैक्ट डेट जो है, राइटर यहां पर एग्री कर रहे हैं कि उनको भी नहीं पता, लेकिन 7वीं शताब्दी में हमारे सामने कुछ फैक्ट्स और ये जो लिटरेचर है इनको डिकोड करके जब आगे लोगों में प्रचलित करा गया, लोगों ने समझा, इसमें दिलचस्पी दिखाई, तब हमारे सामने एक फैक्ट जो है इतिहास के पन्नों से खुलकर आया इंसानों के सामने, इंडिया में, दक्षिण भारत में पर्टिकुलरली, और फिर नॉर्थ इंडियंस को भी पता लगा। 7वीं शताब्दी के बाद हमें यह पता लगता है कि ये जो ओल्ड तमिल लैंग्वेज के अंदर जितने भी ये जो वर्क्स थे ना, जिनको हम संगम लिटरेचर कह रहे हैं, तो ये बेसिकली प्राचीन भारत के समय में, जैसा मैंने आपको बताया बुद्धिस्ट काउंसिल्स और जैना काउंसिल्स का गठन होता था, वैसे ही कुछ लोगों की गैदरिंग होती थी। और ये गैदरिंग होती थी लिटरेरी गैदरिंग, यानी कि वो कुछ लिखने के लिए, किसी लिटरेचर को कंपोज करने के लिए, टेक्स्ट को कंपोज करने के लिए मिलते थे। और ऐसी इतिहास में इतिहासकारों के द्वारा माना जाता है कि 3 गैदरिंग हो चुकी हैं जिसमें ये ओल्ड तमिल भाषा के अंदर इन टेक्स्टों को कंपाइल करा गया था। इसलिए इनको बोला जाता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि कितनी टोटल हिस्ट्री में संगम्स कंपोज हुई हैं, यानी कि लिटरेरी गैदरिंग्स जो है प्राचीन भारत में कंपोज हुई हैं, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो उसको, कितने ऐसे ओल्ड तमिल टेक्स्ट को कंपाइल करने का काम करा गया, कितनी काउंसिल्स का गठन करा गया। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हम काउंसिल वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट संगम लिटरेचर, लेकिन संगम एक प्रकार की काउंसिल ही है। तो ऐसी 3 काउंसिल्स जो हैं हमें देखने को मिलती हैं। अब ये तीनों काउंसिल्स का गठन हुआ कहाँ कहाँ पर? जो फर्स्ट संगम का गठन हुआ था, या आप कह लो फर्स्ट लिटरेरी गैदरिंग विच इज नोन एज संगम गैदरिंग। अब इसको संगम लिटरेचर नहीं कहेंगे, जिस भी संगम गैदरिंग के अंदर जो भी टेक्स्ट, जो भी लिटरेचर हमारे सामने आता है, जिसके बारे में हम जानते हैं, जिससे हम रूबरू हैं, वो हमारे लिए है संगम लिटरेचर। ठीक है? लेकिन उस महफिल को हम संगम कहते हैं। तो पहली संगम का आयोजन हुआ था मदुरई के अंदर। और अब आप एक आश्चर्यजनक फैक्ट देखो, इसकी ड्यूरेशन देखो कितनी थी, 4440 ईयर्स। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है सर? तो पॉइंट ये है, मैं इस चीज को आपको क्लियर करता हूं थोड़ा सा। मदुरई जो जगह है वो है दक्षिण भारत के अंदर,
दक्षिण भारत के अंदर ही मैंने आपको बताया कि इन लिटरेचर को जो ओल्ड तमिल लैंग्वेज के अंदर थी इनकी कंपाइलेशन का काम करा गया था। तो एक जनरेशन जो है उसने, मान लो ये एक जनरेशन ऑफ पीपल है, इन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया कि हम जो है ओल्ड तमिल लैंग्वेज के अंदर कुछ वर्क्स को कंपाइल करते हैं और ये कंपाइलेशन हम करेंगे पोएम्स की फॉर्म में, और इसके लिए हम एक गैदरिंग का आयोजन करते हैं और ये होगी हमारी संगम। अब क्योंकि ये पहली बार होने जा रहा था तो ये थी इनकी फर्स्ट संगम, यानी कि फर्स्ट काउंसिल। अब इनका जो काम था वो हो नहीं पाया पहली गैदरिंग के अंदर, मतलब ये जो फर्स्ट सिटिंग है इसके अंदर नहीं हो पाया। इन लोगों ने सोचा हमें और भी ज़्यादा डिटेल्ड तरीके से इनको लिखने की ज़रूरत है ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशन को जान सके। तो इन लोगों के जो कंटेम्प्रेरी लोग थे, इनके बच्चे होंगे, घर परिवार वाले होंगे, इन्होंने इसका ज्ञान के आगे जाकर और तुम कंपाइलेशन करते रहना, फिर वो सेकेंड जनरेशन को दिया, थर्ड जनरेशन को दिया, 10वीं जनरेशन को दिया, 30वीं जनरेशन को दिया। ऐसे करते करते फर्स्ट संगम गैदरिंग का जो काम था उसको खत्म होने के लिए, यानी कि आप ये कह लो, मैंने आपको बताया कि ये कैटेगरी, ये कॉर्पस है। संगम लिटरेचर कोई बुक नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि एक किताब क्या 4440 साल तक लिखी जा रही है? नहीं। ओल्ड तमिल लैंग्वेज के अंदर नंबर ऑफ टेक्स्ट, नंबर ऑफ बुक्स जो हैं वो एक बास्केट या कैटेगरी के अंदर कंपोज करे जा रहे हैं। और जब तक जिन्होंने लिखना शुरू करी थी और जहां तक ये फर्स्ट संगम गैदरिंग का काम कंप्लीट नहीं हो गया, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो गए, तब तक वो नंबर ऑफ अलग अलग टेक्स्ट को जो कि ओल्ड तमिल लैंग्वेज के अंदर थे उनको कंपाइल करते रहे। और इस काम ने समय ले लिया 4440 साल, जिसमें फिर उन्होंने बोला कि मदुरई में जो हमारी फर्स्ट संगम गैदरिंग का पहला दिन था ये अब जाकर खत्म होता है। वी आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड और हमारा वर्क डन हो चुका है इनको कंपाइल करने का। अब सेकंड जो संगम गैदरिंग चलती है वो चलती है अगेन दक्षिण भारत में एक जगह पर जिसका नाम था कपाटापुरम। और इसकी ड्यूरेशन थी, ये कितने टाइम तक चलती है संगम गैदरिंग दूसरी वाली? 3700 ईयर्स। सिमिलरली यहाँ पर भी एक कैटेगरी एंड बास्केट ऑफ, आप कह सकते हो, जो टेक्स्ट थे उनको कंपाइल करने का काम चलते रहा इतने सालों तक, ठीक है, 3700 सालों तक। और थर्ड एंड लास्ट संगम गैदरिंग जो हुई, जिसका आयोजन हुआ, वो अगेन मदुरई में फिर से हुआ। पहली वाली भी मदुरई, दूसरी वाली भी मदुरई, सॉरी पहली वाली भी मदुरई, थर्ड वाली भी मदुरई, सिर्फ दूसरी वाली जो थी वो थी कपाटापुरम के अंदर। और ये चली एज कंपेयर टू फर्स्ट और सेकेंड जो संगम गैदरिंग थी उसकी कंपैरिजन में ये सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन की थी। लेकिन वो शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन भी देख लो कितना बड़ा है, 1850 ईयर्स। तो फर्स्ट संगम गैदरिंग को लगे 4440 साल, सेकेंड संगम गैदरिंग 3700 ईयर्स, थर्ड संगम गैदरिंग 1850 ईयर्स। अब देखो, क्योंकि ये एक बुक नहीं थी, संगम लिटरेचर कोई एक बुक तो है नहीं, ड्यूरेशन भी इसकी बहुत बड़ी है, तो राइटर यहाँ पर हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव से एक पॉइंट हमें बता रहे हैं, एक लिमिटेशन है जिसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कि जो डिटेल्स हैं इन संगम गैदरिंग के अंदर, जो भी हमें लेजेंड वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन जानने को मिल सकती है। अब लेजेंड मतलब जो भी राजा, कोई फेमस कहानियाँ, कोई रानी की फेमस कहानी, हम उसको पिन पॉइंट करके बोल नहीं सकते, हम उसको जान नहीं सकते। तो हम उसको, आप कहो कि फर्स्ट संगम लिटरेचर या सेकंड संगम लिटरेचर या थर्ड संगम लिटरेचर का जो कॉर्पस है, जो कैटेगरी है, हम उसको हिस्टोरिकल बोल सकते हैं क्या? राइटर हमें बता रहे हैं कि क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर लेजेंड की डिटेल नहीं जान सकते हैं, तो ऑब्वियसली राइटर के अनुसार, हिस्टोरियंस के अनुसार, हम इसको हिस्टोरिकल कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर हम इनको संगम लिटरेचर का या संगम कॉर्पस का पार्ट कैसे मान सकते हैं? हम ये कैसे बिलीव कर लें कि ये फर्स्ट संगम गैदरिंग, सेकंड संगम गैदरिंग, थर्ड संगम गैदरिंग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड थे? वो इसलिए क्योंकि राइटर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तीनों संगम गैदरिंग के अंदर जिन टेक्स्ट को कंपाइल करा गया उनके अंदर हमें एक सिमिलैरिटी देखने को मिलती है लैंग्वेज की,
स्टाइल ऑफ राइटिंग की, जो कि तीनों के तीनों संगम कॉर्पस के अंदर काफ़ी कॉमन है। ठीक है, तो ये हमें सजेस्ट करता है हिस्टोरियंस को कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो है, जो संगम लिटरेचर्स अलग अलग तरीके के हमें जो देखने को मिलते हैं, दे वर प्रोडक्ट्स ऑफ या आउटकम्स ऑफ सम सॉर्ट ऑफ लिटरेरी गैदरिंग, कि हाँ भाई उन्होंने कोई महफिलें वगैरह जमाई होंगी, बड़ी सारी जनरेशन तक एक संगम गैदरिंग की महफिल चलती चली गई होगी, कंपाइलेशन का काम चलता चला गया होगा, क्योंकि हमें बहुत सिमिलरिटी राइटिंग और लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलती है, फर्स्ट संगम लिटरेचर की किताबों के अंदर, सेकंड संगम लिटरेचर की किताबों के अंदर, थर्ड संगम लिटरेचर की किताबों के अंदर। इसलिए हम कह सकते हैं ये वाला काम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक चलता रहा। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से हमें, आपने मेरे साथ पढ़ा था बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैना टेक्स्ट के अंदर, नॉन कैनोनिकल बुद्धिस्ट टेक्स्ट का टॉपिक और नॉन कैनोनिकल जैना टेक्स्ट का टॉपिक, जिसमें हमने ये बात करी थी कि जब भी वर्ड आ जाता है नॉन कैनोनिकल, तो वहां पर हमें, अगर हम बात करें नॉन कैनोनिकल बुद्धिस्ट टेक्स्ट की, तो वहां पर हमें गौतम बुद्धा जी के अलावा अदर आस्पेक्ट जो थे, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सोसाइटी कैसी थी, उसके आस्पेक्ट जानने को मिलते हैं। सिमिलरली जब हम नाम देते हैं, एक कैटेगरी बनाते हैं नॉन कैनोनिकल जैना टेक्स्ट, तो वहां पर हमें ऋषभदेव, ऋषभनाथ, ये वर्धमान महावीरा, इनके अलावा भी सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी का देखने को मिलता है, राजाओं के और बड़े सारे लोगों के और हैपनिंग्स, उनके नाम भी हमें जानने को मिलते हैं। तो ऐसा कुछ संगम लिटरेचर में है क्या? तो राइटर आपसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आपको संगम लिटरेचर को एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट मानना है, तो वो है तो हिस्टोरिकल टेक्स्ट ही, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप पिन पॉइंट करके बोलो कि एक राजा के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, या समाज के एक स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है, अर्थव्यवस्था ऐसी थी, आप एक टाइम को पिन पॉइंट करके बोल दो, तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत बड़ी है। 4400 ईयर्स ऑलमोस्ट, 3700 ईयर्स, 1800 ईयर्स ऑलमोस्ट, तो वो बड़ी है काफ़ी। इसमें तो राजाओं की 18-18, 44-44, 30-30, 35-35 पीढ़ियाँ जो हैं वो लग जाएंगी। तो राइटर यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव से कि अगर हमें संगम लिटरेचर के अंदर किसी भी प्रकार की इतिहास की जानकारी चाहिए और इसकी हिस्टोरिसिटी को पता करना है, तो हम रिलाय कर सकते हैं थर्ड संगम लिटरेचर के ऊपर, थर्ड संगम लिटरेरी गैदरिंग के ऊपर, जहाँ पर हमें कुछ कुछ राजाओं और कवियों का नाम जानने को मिलता है जो कि उनके साथ एसोसिएटेड थे, और इन्हीं को हम हिस्टोरिकल फिगर्स और इनकी राइटिंग्स को हम हिस्टोरिकल राइटिंग्स कंसिडर कर सकते हैं। पोएट्स की राइटिंग्स को हिस्टोरिकल राइटिंग्स और राजाओं के इतिहास को हिस्टोरिकल फिगर्स की फॉर्म में हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ एक लिमिटेशन को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगेन जो राइटर हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से, कि ऑन द अदर हैंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो लेजेंड है ऑफ द संगम्स, मतलब अलग अलग संगम लिटरेचर में आपको जिन भी राजाओं का, रानियों का, या किसी भी एक वक्त में जो भी एक रूलर था उसका जिक्र अगर आपको देखने को मिलता है, तो हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि एक ही ये पूरे का पूरा एक चेन हो। चेन का मतलब ये है कि फर्स्ट संगम लिटरेचर से लेकर थर्ड संगम लिटरेचर की जो कैटेगरी थी, ये एक ही वर्क चलता चलाया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर जो इवेंट हैं एक दूसरे से अलग हों और हिस्टोरियंस ने या पढ़ने वालों ने इसको एक कैटेगरी बनाने की कोशिश करी हो, लेकिन इनके अंदर जो इवेंट है वो बहुत अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हो सकता है राइटर कह रहे हैं कि संगम लिटरेचर के अंदर आपको जैनिज्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मिल पाए। क्यों मिल पाए? संगम लिटरेचर तो दक्षिण भारत का है, क्योंकि हिस्टोरियंस हमें ये बताते हैं, हमने जैसा कि पढ़ा और जितना हम बुद्धिज्म और जैनिज्म को जानते हैं, पर्टिकुलरली बात करें यहाँ पर अगर जैनिज्म की, तो जैना संघ का आयोजन या फिर जैन काउंसिल का एक आयोजन आपको मदुरई में भी देखने को मिलता है इन अबाउट 5th सेंचुरी। तो हो सकता है कि वहाँ पर कुछ जो इवेंट्स हैं या फिर जैना मंक्स एंड नन्स ने कुछ जो कंपाइलेशन करी होंगी तमिल भाषा के अंदर, वो वाला काम भी यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया गया हो। क्योंकि संगम लिटरेचर के अंदर एक खास बात यह है कि ओल्ड तमिल लिटरेचर के अंदर जो भी किताबें, जो भी ग्रंथ, जो भी टेक्स्ट लिखे गए हैं, उनको एक प्रॉपर कैटेगरी बनाकर सबको संगम लिटरेचर कह दिया जाता है। जबकि राइटर आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि आपको दूसरे रिलीजन, दूसरे सोशल स्ट्रक्चर, दूसरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के जो फैब्रिक्स हैं
वो इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं आपको। तो यहाँ पर संगम लिटरेचर को पढ़ते हुए हिस्टोरियंस के बीच में कंट्रोवर्सी भी है कि क्या ये तीनों के तीनों जो संगम जो हैं, जो काउंसिल्स का आयोजन हुआ था, जिसको हम लिटरेरी गैदरिंग्स बोल रहे हैं, क्या इनमें कोई कनेक्शन है, क्या ये एक ही ट्रेडिशन का पार्ट है। तो कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि हमें जब इन ओल्ड तमिल लिटरेचर के वर्क्स को पढ़ना होता है तो बेटर है कि हम संगम लिटरेचर शब्द का इस्तेमाल ही ना करें और इसकी जगह एक ऑल्टरनेटिव वर्ड हम बोलें, और वो है अर्ली क्लासिकल तमिल लिटरेचर, जिससे कोई हमारे दिमाग में ये ना रहे कि हम एक चेन ऑफ इवेंट्स को पढ़ रहे हैं। वो ये हो सकता है कि ओल्ड तमिल लिटरेचर की हम बुक्स को पढ़ रहे हैं, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, अलग अलग राजा, अलग अलग धर्म जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। बस एक खास बात आपको यही याद रखनी है कि संगम लिटरेचर, हम उसको कहने को लिटरेचर कह रहे हैं, लेकिन वो लिटरेचर जो है सिर्फ और सिर्फ आपको पोएम्स की फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। जबकि आप अगर बात करो बुद्धिस्ट टेक्स्ट की या जैना टेक्स्ट की, वहां पर हमने पढ़ा था जैसे बुद्धिस्ट नन के बारे में, 2 बुद्धिस्ट नन के बारे में, कि उन्होंने पोएम्स अपनी लिखी हैं। तो वो पोएम्स आपको कंपाइल्ड फॉर्मेट के अंदर देखने को मिल जाती हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी जो कैटेगरी है बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैना टेक्स्ट की, मेजॉरिटी ऑफ द वर्क्स जो हैं वहाँ पर आपको प्रॉपर टीचिंग्स वर्धमान महावीरा जी की, गौतम बुद्ध जी की वो देखने को मिलती हैं, कहानियाँ देखने को मिलती हैं, जातक कथाएं देखने को मिलती हैं। वहाँ पर पोएम्स आपको कम ही देखने को मिलती हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू संगम लिटरेचर या संगम कॉर्पस जिसको हम कह रहे हैं, संगम कैटेगरी जिसको हम कह रहे हैं, ये जो लिटरेरी गैदरिंग्स हुई थी दक्षिण भारत के अंदर, ये वर्क्स आपको पोयम की फॉर्म में, कविताओं की फॉर्म में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लगा गौरव, ईशा, मयूर? ठीक है। तो अगर हम आगे बात करें, जो ये संगम कॉर्पस है, यानी कि पूरे का पूरा जो 3 संगम के अंदर जो भी टेक्स्ट को कंपाइल करा गया, जो भी कैटेगरी बनी, अब इसके अंदर हम कितनी कैटेगरीज को या कितनी सब कैटेगरीज को जान सकते हैं। तो राइटर सबसे पहले आपसे ये कह रहे हैं कि यहां पर अलग अलग एंथोलॉजीज होती हैं। अब एंथोलॉजीज दोस्तों ये होता है कि एक कोई भी बुक है या एक कोई भी कैटेगरी है बुक की, उसके अंदर आपको एक ही चेन जो है वो देखने को मिलती जा रही है, लेकिन उसकी पूरी कंपाइलेशन का काम किसी एक बंदे ने या एक जनरेशन ने नहीं करा होता है। नंबर ऑफ जनरेशन तक वो वाला काम होता चलता है, होता चलता है, होता चलता है। अब जैसे मैं आपसे बोलूं बुद्धिस्ट टेक्स्ट, कोई एक टेक्स्ट थोड़ी ना बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जितनी भी बुद्धिस्ट काउंसिल्स का गठन हुआ, सारे बुद्धिस्ट मंक्स और नन्स के कंट्रीब्यूशन से, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल से लेकर लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का जो गठन हुआ, जितने भी टेक्स्ट लिखे गए वो सारे के सारे आप उनको बुद्धिस्ट टेक्स्ट ही बोलोगे। सिमिलरली संगम लिटरेचर की कैटेगरी या कॉर्पस के अंदर आपको एंथोलॉजीज देखने को मिलती हैं, यानी कि राइटिंग्स, बुक्स, कंपाइलेशंस, टेक्स्ट एंड लिटरेचर, जिनको किसी एक ऑथर ने ऑथराइज नहीं करा। वो काम इतिहास के पन्नों में बड़ी सारी जनरेशन्स तक होता चला गया, और ये चीज़ आपको पोएम्स की फॉर्म में देखने को मिलती है। ये मैंने आपको इस लेक्चर में काफ़ी बार बता दिया। तो संगम लिटरेचर के अंदर, संगम कॉर्पस के अंदर, इट इंक्लूड्स 6 ऑफ द 8 एंथोलॉजीज ऑफ पोएम्स, और वो एक बुक है, यानी कि कैटेगरी है बुक्स की। 8 कलेक्शंस नाम से दक्षिण भारत के अंदर एक फेमस कैटेगरी है टेक्स्ट की, ठीक है। उनमें से जो 6 कैटेगरी हैं वो संगम लिटरेचर का पार्ट है, ठीक है। और उस 8 कलेक्शंस का नाम है इट्टू टोकई। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको इजी करके बताता हूं इसके बारे में, क्योंकि आप फेमिलियर नहीं हो, अगर आप दक्षिण भारत से नहीं होगे या फिर आपने कभी इसको सुना नहीं होगा। मैं इसको इजी करके बताता हूं कि राइटर यहां पर हमें क्या समझाकर चले गए। ये थोड़ा सा आपके लिए टेक्निकल हो सकता है, मैं लेकिन ईजी कर दूंगा इसको आपके लिए। सबसे पहले आप इतना समझो इसको, इट्टू टोकई एक टेक्स्ट है, सिंगल टेक्स्ट नहीं है, मतलब कैटेगरी है, ठीक है। ये कैटेगरी है इट्टू टोकई। अब ये जो है इसके अंदर 8 किताबें आती हैं, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि क्या मैं पूरी इट्टू टोकई की कंपाइलेशंस को, ऐसा मान लो ये हैरी पॉटर की बुक है और उसकी 8 सीरीज हैं ये, ठीक है, तो क्या मैं इस इट्टू टोकई की सीरीज में आठों की आठों किताबों को संगम लिटरेचर का पार्ट मान सकता हूं क्या? आंसर इज नो। क्यों नहीं मान सकता? क्योंकि ये है 8 बुक्स, इनमें से जो 6 हैं सिर्फ वही संगम कॉर्पस का, वही संगम लिटरेचर का पार्ट है। यानी कि अगर मैं एग्जांपल के लिए ले लूं स्क्रीन पे लेकिन नंबर्स को, तो 7 और 8 नहीं है, 1 से लेकर 6 तक इट्टू टोकई के अंदर जो बुक्स लिखी गई हैं वो संगम लिटरेचर का पार्ट है। ठीक है, फिर ऐसे ही दक्षिण भारत के अंदर सॉन्ग्स की फॉर्मेट के अंदर ओल्ड तमिल लैंग्वेज के अंदर कुछ सॉन्ग्स जो हैं वो कंपाइल कर रखे हैं, और वो भी कैटेगरी ऑफ बुक है जिसको हम बोलते हैं पट्टू। ठीक है, द 10 सॉन्ग्स। अब संगम लिटरेचर सारी की सारी पोएम्स की फॉर्म में लिखी गई है, और पोएम्स काफी बार एसोसिएटेड होती हैं पढ़ने वालों को एक गाने की तरह वो प्रतीत होता है। तो आप इनको चाहे पोएम बोलो चाहे सॉन्ग्स बोलो, लेकिन ये प्रॉपरली गाने हैं जो कि काफी प्रचलित हैं, इतिहास के पन्नों के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो 10 गाने हैं इनकी एक कंपाइलेशन बनी हुई है। जैसे यहाँ पर ये 8 जो बुक्स हैं वो इट्टू टोकई का पार्ट थे, ऐसे ये जो 10 गाने हैं ये एक कैटेगरी ऑफ बुक्स का पार्ट है जिसका नाम है पट्टू। अब पट्टू के अंदर अगेन सवाल ये उठता है कि ये 10 के 10 गाने क्या संगम लिटरेचर के पार्ट है? नहीं। पट्टू के अंदर कितने गाने लिखे हुए हैं? 10 गाने लिखे हुए हैं। 10 पट्टू, यानी कि पट्टू का मतलब होता है तमिल भाषा के अंदर सॉन्ग। ठीक है, पट्टू एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है गाना। उसके अंदर जो 9 गाने हैं, जो 9 सॉन्ग्स हैं तमिल भाषा के अंदर, वो संगम लिटरेचर का पार्ट है, वो संगम कॉर्पस का पार्ट है। बात समझ में आई इट्टू टोकई की और पट्टू की? क्या मैं इट्टू टोकई और पट्टू को, मयूर, पूरे का पूरा कंप्लीटली क्या मैं उसको संगम लिटरेचर का पार्ट बोल सकता हूं क्या? बताओ ईशा। कंप्लीटली इट्टू टोकई को और कंप्लीटली मैं पट्टू को संगम लिटरेचर का पार्ट बोल सकता हूं क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इट्टू टोकई के अंदर 8 बुक्स हैं, उनमें से सिर्फ 6 संगम कॉर्पस का पार्ट है। सिमिलरली पट्टू को जो ये 10 गाने हैं, कि 10 के 10 गाने को मैं संगम लिटरेचर का पार्ट बोल सकता हूं क्या? नहीं। 9 गाने तो है संगम लिटरेचर का पार्ट, लेकिन एक नहीं है। इसलिए ये जो आपको ऊपर समझाया जा रहा था ना, रिलैक्स माइंड से एक बारी आराम से सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। यहां पर जो आपको जो कंट्रोवर्सी बताई जा रही थी ना राइटर के द्वारा, हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव से, कि हो सकता है कि हर एक चीज संगम लिटरेचर के अंदर एक चेन ऑफ इवेंट्स ना हो, अलग अलग इवेंट्स जो है वो लिखे गए हो। अब आप ये कह दो कि ये बाकी 2 बुक्स जो हैं वो संगम लिटरेचर का पार्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है वो किसी एक रूलर के बारे में हो, किसी जैना मंक के बारे में हो, बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में हो, कोई और चीज लिखी हो समाज की, उसमें अर्थव्यवस्था की, राजनीति की, तो वो संगम लिटरेचर का पार्ट नहीं बना। अब आप ये कहो कि ये 10 के 10 गाने जो पट्टू के अंदर हैं वो क्यों नहीं बने, 9 ही क्यों बने, एक गाना क्या अधूरा रह गया? हो सकता है उसका कुछ लेना देना हो ही नहीं संगम लिटरेचर के एरा से, वो बाद में कंपाइल करा गया। ये दुविधा बताई जा रही है हिस्टोरियंस के द्वारा हमें। ठीक है, खैर जो भी है, लेकिन राइटर यहां पर एक बात को स्वीकार कर रहे हैं, और वो है जो भी हमें इन संगम पोएम्स के अंदर, संगम लिटरेचर कह लो चाहे उसको आप पोएम कह लो, क्योंकि है तो वो पोएम की फॉर्मेट के अंदर ही, यहां पर जो इनका स्टाइल ऑफ राइटिंग है और कुछ जो सर्टेन हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं इन पोएम्स के अंदर, वो हमें ये सजेस्ट करते हैं कि ये पूरे का पूरा जो कंपाइलेशन हुआ है वो 3rd सेंचुरी BCE से लेकर 3rd सेंचुरी CE तक हुआ है। और ये सिमिलर फैक्ट हमने पूनम दलाल दहिया की बुक में भी कवर करा था, एज वेल एज NCERT में भी कवर करा था, कि संगम लिटरेचर की कॉम्पोजिशन का जो एरा है, जो टाइमलाइन है, वो काफी लंबी है। बिफोर कॉमन एरा से लेकर कॉमन एरा तक, यानी कि BC से लेकर AD तक ये पूरा का पूरा जमाना खिंचता है इनके कंपाइलेशन का, हिस्टोरियंस का मानना है। और 3rd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी CE के बीच में इसको कंपाइल करने का काम करा गया होगा। एग्जैक्ट डेट हिस्टोरियंस को भी नहीं पता,
तो वो हमें भी पता नहीं करनी। ठीक है, फिर हमें हिस्टोरियंस ये बताते हैं कि जब इनको कंपाइल करा गया एंथोलॉजीज के अंदर यानी कि कॉर्पस के अंदर, कैटेगरी के अंदर, वो वाला काम शुरू हुआ था मिड 8th सेंचुरी के आसपास लगभग। और उससे कुछ दशकों बाद, कुछ सेंचुरीज बाद, ये जो एंथोलॉजीज थी, एंथोलॉजीज समझ गए ना, कैटेगरी ऑफ बुक्स जिसको एक ऑथर ने नहीं लिखा होता है, वो एक वैल्यू एडिशन की तरह नंबर ऑफ ऑथर्स के द्वारा उसके अंदर वैल्यू एडिशन होता ही जाता है, होता ही जाता है, होता ही जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि संगम लिटरेचर जो है, पहले वो उनकी कंपाइलेशन होना शुरू हुई 3rd सेंचुरी BC में और ख़त्म होती है 3rd सेंचुरी CE में। फिर उसको अच्छे से बाइफरकेट करने के लिए मिड 8th सेंचुरी में काम हुआ कि उनको एंथोलॉजीज में कैटेगराइज कर दिया गया। फिर एंथोलॉजीज को सुपर एंथोलॉजीज में कैटेगराइज कर दिया गया, यानी कि एंथोलॉजीज की एंथोलॉजी, यानी कि कैटेगरी की कैटेगरी, ब्रॉडर कैटेगरी। और वही ब्रॉडर कैटेगरी बनी इट्टू टोकई और पट्टू। लेकिन हमने ऊपर अभी जस्ट एक फैक्ट क्लियर करा है कि क्या कंप्लीट इट्टू टोकई संगम लिटरेचर का पार्ट है? जी नहीं, उसके अंदर 8 किताबें आती हैं, 2 उसका पार्ट नहीं है। क्या कंप्लीट पट्टू संगम लिटरेचर का पार्ट है? जी नहीं, क्योंकि उसके अंदर 10 गाने आते हैं, सिर्फ 9 ही गाने, मतलब ऐसा कह लो सिर्फ एक गाना उसका पार्ट नहीं है संगम लिटरेचर का, 9 गाने जो हैं वो संगम लिटरेचर का पार्ट है। तो जो अर्लीस्ट पार्ट्स हैं ऑफ द फर्स्ट 2 बुक्स, कौन सी बुक्स? इट्टू टोकई और पट्टू। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट नहीं है। 8 बुक्स इट्टू टोकई, टोटल हैं 8 बुक्स इट्टू टोकई के अंदर, पट्टू के अंदर 10 सॉन्ग हैं, लेकिन 6 आउट ऑफ 8 जो हैं वो संगम लिटरेचर का पार्ट है, और यहाँ पर 9 आउट ऑफ 10 पट्टू जो सॉन्ग्स हैं वो संगम लिटरेचर का पार्ट है। अब जो अर्लीस्ट पार्ट्स हैं ऑफ द फर्स्ट 2 बुक्स, और यहाँ पर कौन सी बुक की बात हो रही है? तोलकापियम की। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन या इसकी जो स्पेलिंग है आपको अलग अलग बुक्स में, एनसीईआरटीज वगैरह में अलग अलग देखने को मिल जाएगी। कई जगह पर लिखा रहता है इसको थोलकापियम, कहीं तोलकापियम। ठीक है, तो अर्लीस्ट पार्ट्स ऑफ द फर्स्ट 2 बुक्स ऑफ द तोलकापियम, यानी कि अगर तोलकापियम की पहली 2 किताबों की बात यहाँ पर हो रही है तो हम तोलकापियम को भी एक सिंगल किताब नहीं बोल सकते हैं, ये भी एक कैटेगरी हुई। तो तोलकापियम एक कैटेगरी थी। ठीक है, इसके अंडर हमें बड़ी सारी बुक्स जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं, लेकिन उसकी जो तोलकापियम की पहली जो 2 किताबें हैं वो संगम लिटरेचर का पार्ट है। यानी कि एक तीसरा फैक्ट भी हमें मिल गया विद रिगार्ड टू संगम लिटरेचर, और वो क्या है? कंप्लीट इट्टू टोकई संगम लिटरेचर का पार्ट नहीं है, कंप्लीट पट्टू संगम लिटरेचर का पार्ट नहीं है, कंप्लीट तोलकापियम भी संगम लिटरेचर का पार्ट नहीं है। और पूनम दलाल दहिया की बुक हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे तमिलनाडु की एनसीईआरटीज हो, वहां पर इतने डिटेल में हमें नहीं बताया गया। वहां पर तो ऐसा लिख दिया जाता है कि तोलकापियम संगम लिटरेचर से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज हम उपेंद्र सिंह से इस फैक्ट को जान रहे हैं, इस डाउट को क्लियर कर रहे हैं। राइटर हमें यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर मैनर में डिटेल में हमें बता रहे हैं, तोलकापियम एक कैटेगरी है बुक्स की जिसके अंदर अलग अलग बुक्स लिखी गई थी। सारी की सारी तोलकापियम की जो किताबें हैं वो संगम लिटरेचर का पार्ट नहीं है। सिर्फ तोलकापियम की जो पहली 2 किताबें हैं वो जो हैं वो संगम लिटरेचर का पार्ट कंसिडर करी जाती हैं। अब तोलकापियम है क्या? ये बुक किसके बारे में है? ठीक है, जैसे हमें ये बताया गया कि इट्टू टोकई जो है ये एक एंथोलॉजीज ऑफ पोएम्स है, 8 कलेक्शंस हैं फेमस पोएम्स की। पट्टू 10 गाने हैं, उसकी कंपाइलेशन है। तो तोलकापियम क्या है? तोलकापियम तमिल ग्रामर के ऊपर एक वर्क है, याद रखना, तमिल ग्रामर के ऊपर एक वर्क है। और इसके अंदर आपको डिस्कशन देखने को मिल जाता है बड़ी सारी चीज़ों का, लाइक फोनोलॉजी, सीमेंटिक्स, सिंटैक्स एंड लिटरेरी कन्वेंशंस, यानी कि ग्रामर और ग्रामर के साथ एसोसिएटेड रूल्स, उसका उच्चारण, उसका यूज़, उससे सेंटेंस कैसे फ्रेम करें, और कौन सा ग्रामर का शब्द सेंटेंस में कहाँ पर कैसे यूज़ होगा, और ये सारी चीज़ें तमिल ग्रामर के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ग्रामर के रूल्स, रेगुलेशंस, यूज़, फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस के बारे में जब बात होती है तब हम उसका जिक्र करते हैं इन सारे शब्दों का, फोनोलॉजी, सिमेंटिक्स, सिंटैक्स और लिटरेरी कन्वेंशंस, ये उसका पार्ट है। ठीक है, तोलकापियम। तो यहां तक क्लियर हुआ आप सभी को? बताओ गौरव, ईशा, मयूर, कोई डाउट? तोलकापियम
मयूर एक वर्क है ग्रामर के ऊपर, तो उसकी जो पहली दो किताबें हैं जो कि लिखी गई है तमिल ग्रामर, जैसे ग्रामर जैसे हम जानते हैं हिंदी ग्रामर होती है मयूर, संस्कृत ग्रामर होती है ना, अलग अलग भाषाओं की ग्रामर होती है। तो ऐसे ही तमिल जो ग्रामर बुक है वो वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन तोल्कापियम वन ऑफ द मतलब फेमस जो कैटेगरी है कि तमिल ग्रामर के रूल्स को अगर आपको जानना है, तमिल भाषा के अंदर अगर आपको ग्रामेटिक एरर्स नहीं करने और प्रॉपर तरीके से ग्रामर कैसे यूज़ करनी है तमिल सेंटेंसेस को फ्रेम करते हुए, उसके बारे में बुक है, कैटेगरी है बुक्स की। और इसकी जो पहली दो किताबें यहाँ पर देख रहे हो मयूर, ये जो पहली दो किताबें ये संगम लिटरेचर का पार्ट है। हो सकता है कि तोलका पीएम के अंदर आगे की किताबों में, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टू बुक्स की बात हो रही है, यानी कि जो अदर बुक्स हैं उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा और भी चीज़ों की बात करी गई हो जो कि संगम लिटरेचर की कैटेगरी में नहीं फिट होता। अब आपके दिमाग में एक सवाल ये आ रहा होगा अगर आप मेरी डिस्कशन को ध्यान से सुन रहे हो कि सर ये डिसाइड कैसे होता है फिर कि संगम लिटरेचर में कोई भी कैटेगरी जो है, जैसे इट्टू टोकई है तो सिर्फ उसकी 6 ही किताबें संगम लिटरेचर का पार्ट बनेंगी। पट्टू पट्टू के अंदर 10 गाने हैं तो 9 ही गाने जो है वो संगम लिटरेचर का पार्ट बनेंगे। तोलका पिया में एक बुक है, एक कैटेगरी है जिसके अंदर नंबर ऑफ बुक्स आती हैं, तो उसकी पहली दो बुक्स ही जो है वो संगम लिटरेचर का पार्ट बनी गई है। क्योंकि हमें फर्स्ट संगम गैदरिंग से लेकर थर्ड संगम गैदरिंग तक एक जो चेन देखने को मिलती है, तो हमें ये उससे पता लगता है कि तमिल वर्क जो हैं, जो पुराने वाले हैं, पुराने तमिल वर्क जो हैं, जो कि इन लोगों ने लिखना, यहाँ पर जो पोएट और पोएटेसेस जो थे उन्होंने कंपाइल करना शुरू करा था, क्योंकि सब कुछ ये पोयम की फॉर्मेट के अंदर ही है, ये मैं इस लेक्चर में आपको काफ़ी बार क्लियर कर चुका हूँ। तो जो ये कविताएं और ये जो गाने वगैरह लिखे गए, जिन लोगों ने ओरिजिनली इसको लिखा था और जो माना जाता है कि यही ओरिजिनल है, बाद में जो वैल्यू एडिशंस करी गई जब संगम गैदरिंग्स का काम खत्म हो गया थर्ड गैदरिंग के बाद, और थर्ड गैदरिंग भी जो मदुरई में हुई थी, जब वो वाला काम खत्म हो गया उसके बाद की जो भी तमिल राइटिंग्स और वर्क्स हैं उनको संगम लिटरेचर का पार्ट कंसिडर नहीं करा जाता है। लेकिन ऐसा आप कह सकते हो कि हो सकता है, हिस्टोरियंस या राइटर कोई भी श्योर नहीं है इस चीज़ के बारे में, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट भी नहीं है हमारे पास। तो संगम लिटरेचर का काम हमें तो एक बहुत बड़ा सा टाइमलाइन दे दिया गया है, 3rd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी तक। हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि इट्टू टोकई के अंदर ये जो, मान लो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि 6 ये जो किताबें हैं ये बहुत पुरानी उन महफिलों में, संगम लिटरेचर की महफिलों में जब ये बैठते होंगे लिटरेचर को लिखने, तो उन पोएट एंड पोएटिसेस ने इसको लिखा होगा। बाकी जो 2 किताबें हैं वो बाद में आई होंगी, ठीक है वो तमिल भाषा के अंदर ही, लेकिन वो ओरिजिनल संगम वाली जो मीटिंग्स हुई थी, जो काउंसिल हुई थी, उनके साथ एसोसिएटेड नहीं है। सिमिलरली पट्टू पट्टू के अंदर ये जो 10 गाने हैं उनमें से जो 9 गाने हैं वो ओरिजिनल संगम महफिलों के अंदर कंपाइल करे गए थे, एक गाना बाद में लिखा गया होगा, बाद में कंपाइल करा गया होगा। और तोलका पीएम के अंदर वैल्यू एडिशन 3rd सेंचुरी के बाद जो हुई होगी जिन किताबों की, वो संगम लिटरेचर का पार्ट नहीं है। 3rd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी के बीच में जो तोलका पीएम की जो पहली 2 किताबें हैं, जो कि अगेन माना जाता है कि संगम महफिलों के अंदर जो भी पोएट एंड पोएटिसेस हैं उनके कंट्रीब्यूशन से ये वर्क कंपाइल करा गया था, वो तोलका पीएम की पहली 2 किताबें ओरिजिनल वर्क्स माना जाता है, जो कि एसोसिएटेड माना जाता है संगम लिटरेचर के साथ। ये है पूरी की पूरी तिगड़म, ठीक है। अब ये थोड़ा सा टिपिकल आपको दोस्तों इसलिए लग सकता है, एक तो यहाँ पर देखो संगम लिटरेचर के बारे में कोई चैप्टर तो हमें बेसिक चीज़ों से बता नहीं रहा है, वो आगे चलकर उपेंद्र सिंह में आएगा। अगर आपको ये जानकारी चाहिए कि संगम लिटरेचर वगैरह क्या था, पूरा इसका काम क्या था, आप पूनम दलाल दहिया वाली मेरी प्लेलिस्ट को और एनसीईआरटी वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हो। और थोड़ा सा टिपिकल आपको इसलिए भी लगता होगा ये वाली चीज़, क्योंकि जर्नली हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में जितना फ्रीक्वेंटली हम बचपन से रामायण महाभारत अशोका गुप्ता एम्पायर, और आप बात करो चाहे मेडिवल इंडिया की, अकबर की, दिल्ली सल्तनत की, मुगल एम्पायर की, जितना फ्रीक्वेंटली आप उन सारे फैक्ट्स को और उन सारी चीज़ों को सुनते हो समझते हो, तो उतना हमें बचपन से सीखने को समझने को नहीं मिलता। स्पेशली नॉर्थ इंडियंस को तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है संगम लिटरेचर वगैरह जैसी चीज़ों के बारे में। वो तो जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में कूदते हो, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, यूजीसी नेट वगैरह, तब आपको ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ता है। अब इसके अंदर तमिल वर्ड्स भी बड़े सारे होते हैं, तो वो आपको थोड़े से तंग करते हैं जब उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आती है, जैसे पट्टू पट्टू, इट्टू टोकई, तोलका पीएम। अब ये ऐसे वर्ड्स नहीं है जो आप डेली लाइफ में रोज़मर्रा में सुनते हो, ये कोई संस्कृत भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको
थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ इसको टाइमली रिवाइज करके याद करना पड़ेगा, तभी काम बन सकता है आपका। ठीक है, तो मेहनत करते रहो। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।